नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक्स और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भूलिए मत। हरियाणा के विधानसभा चुनाव तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं। सभी को इंतजार है 5 तारीख का, जब मतदान होंगे और उसके बाद 8 अक्टूबर को काउंटिंग होनी है, यानी कि नतीजे सबके सामने होंगे। ऐसे में अब लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टार कैंपेनर्स जो हैं वो चुनाव के मैदान में भी उतर चुके हैं। कोशिश तमाम दलों की यही है कि किसी तरह से इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करें। लेकिन आपको बता दें, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। बाकी पार्टियां तो किसी तरह से हरियाणा में एंट्री चाहती है या फिर और कुछ जो दूसरे दल है वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो इसमें कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो खैर नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त कहां पर बैठी है ये जानना भी बेहद जरूरी है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का दावा है कि वो इस बार 60 से पार जाने वाले हैं, तो बीजेपी भी ये कह रही है कि वो 2 बार के बाद तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये हरियाणा के वोटर्स तय करेंगे। लेकिन इस सब के बीच कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जातिगत समीकरणों को नहीं भूला जा सकता। और ये जातिगत समीकरण पॉलिटिकल पार्टी या नेता ही नहीं लाते हैं, जातियां भी लेकर आती है। जो जातियों में बटे हुए वोटर्स हैं वो भी कोशिश यही करते हैं कि उनकी ही जाति से जुड़ा हुआ जो चेहरा है वो किसी बड़े पद पर आए, यानी कि विधानसभा हो, लोकसभा हो या कोई भी चुनाव हो वो जीते। और उसके लिए ये तमाम जातियां भी पूरी मशक्कत करती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो जाति और धर्म से परे अच्छे नेता को चुनना चाहते हैं। खैर, जातिगत समीकरण और जाति और धर्म की बात चुनाव में ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देश के भीतर जब जब चुनाव हुए तब तब इन तमाम चीजों का जिक्र आया है। चलिए आज हम बात करेंगे गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर सीट की। बादशाहपुर सीट पर जातिगत समीकरण क्या कुछ है और इन जातिगत समीकरणों में किसकी नैया पार होगी और किसकी नैया डूब जाएगी ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और कौन सी जाति है जिसके सबसे ज्यादा वोट इस बादशाहपुर सीट पर है और कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर बनती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बादशाहपुर सीट पर का जो जातिगत समीकरण है वो किसे जीत दिलाएगा। अगर जहां पर भी देखें तो जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी से पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह है तो दूसरी तरफ कांग्रेस से युवा चेहरा वर्धन यादव। अब ऐसे में देखना यह होगा इन दोनों में से किसे जीत हासिल होती है। अनुभव की बात करें तो राव नरबीर सिंह का राजनीतिक और चुनाव लड़ने और जीतने का अनुभव वर्धन यादव के सामने बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। तो वहीं अगर वर्धन यादव की बात करें तो वो इस चुनाव में एक फ्रेशर के तौर पर उतरे, तो अनुभव अभी 0 है, लेकिन भविष्य में राजनीति लंबी पड़ी हुई है। खैर, वापस बात करेंगे कि बादशाहपुर सीट का जो जातिगत समीकरण है वो आखिर क्या कुछ कहता है, किसे जीत दिला सकता है और इन जातिगत समीकरणों का असर इस चुनाव पर, इस सीट पर किस तरह से और कितना होगा। तो आपको सबसे पहले बता दें कि बादशाहपुर सीट पर कुल वोट कितनी है। तो बादशाहपुर सीट जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी सीट है वहां पर वोट है 5,17,942। तो एक बड़ा वोट बैंक है जिसे साधने की कोशिश इन दोनों नेताओं के अलावा उन तमाम उम्मीदवारों की भी है जो बादशाहपुर सीट से जीत की उम्मीद में चुनाव के मैदान में है। कुछ निर्दलीय है तो कुछ दूसरे दलों की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बादशाहपुर सीट पर कुल वोट की बात करें तो 5,17,942 वोट है। लेकिन अब इन्हें अगर अलग अलग जातिगत कैटेगरीज में बांट दे तो ये संख्या किस तरह से अलग अलग जातिगत कैटेगरी में, वर्ग में जो है वो बटकर नजर आती है। तो कुल जो संख्या जो हमने आपको बताई 5,17,942, अब इन्हें अलग अलग अगर कैटेगरीज में बांट देते हैं, अगर सामान्य वोटर की बात करें तो ये संख्या हो जाती है 2,17,337। ओबीसी ए की बात करें तो ये संख्या आ जाती है 51,802 और उसके बाद ओबीसी बी यहां पर है 1,55,015 और वहीं अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो ये संख्या है 94,088। तो आपको बता दें कि हरियाणा में दलित और जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर है। करीब करीब अगर बात करें तो 27 से 28% वो जाट वोटर्स हैं
तो वहीं अगर दलित वोटर्स की बात की जाए तो ये संख्या पहुंच जाती है करीब 20 से 21% पर। और ये दोनों ही वोट बैंक जो है अपने आप में बड़ा महत्व रखते हैं इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो ऐसे में बादशाहपुर सीट पर इन दोनों वोटर्स की कितनी संख्या उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर कुल वोट्स की बात करें तो 5,17,942 और अलग अलग वर्गों में इन्हें बांट दिया जाए तो ये संख्या निकल कर आती है। लेकिन अब इन्हें उन जातियों में अगर बांट दिया जाए जो सबसे ज्यादा वोट बैंक नजर आता है तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि वहां से काफी कुछ हद तक तस्वीर साफ होती है कि किसकी तरफ मैच जा सकता है, यानी कि चुनाव का नतीजा जा सकता है। तो आपको यहां बता दें कि 5,17,942 को वर्ग के हिसाब से बांटा तो वो संख्या थी, और अब हम इन्हें उन जातियों में बांट रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा बहुतायत में जो है यहां पर नजर आ रही है। बादशाहपुर पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यहां पर यादव वोटर्स हैं, इनकी संख्या है 1,12,390 और अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या है और इसीलिए इसे यादव बाहुल्य सीट माना जाता है। वहीं अगर बात करें दलित वोटर की तो ये संख्या है 94,088। तो दलित वोटर्स को भी हल्के में इस सीट पर लिया नहीं जा सकता है और ऐसे में बीजेपी के लिए अपने आप में एक चुनौती हो सकती है कि इन वोटर्स को अपनी तरफ कैसे शिफ्ट करे। तो वहीं तीसरे नंबर पर आती हैं जाट वोटर्स, इनकी संख्या है 62,676। तो ये जो तीन जातियों की बात करें तो ये काफी बड़ा नंबर यहां पर हो जाता है और ये तीनों किसकी तरफ जाएगी इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके बाद बात करते हैं ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की संख्या यहां पर 46,384। वैश्य समाज के जो वोट्स हैं यहां पर वो है 28,469। इसके बाद अगला नंबर आता है पंजाबी वोटर्स का जो है 38,965। राजपूत बिरादरी से जो कुल वोट है वो है 24,764। सैनी समाज की जो वोट है वो है 19,213 और गुर्जर बिरादरी की वोट की बात की जाए तो वो यहां पर आ जाती है 18,697। तो ये वो तमाम जातियां हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है वोट के हिसाब से। इसके बाद तमाम जो दूसरी जातियां हैं वो आ जाती है और उनकी संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन इन जातियों के इन बिरादरियों से काफी कम है। ये तमाम बिरादरियां हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करेगी बादशाहपुर सीट पर जीत और हार के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि यादव वोट बैंक किस तरफ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दो बड़े चेहरों के तौर पर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी से दोनों ही यादव बिरादरी से आने वाले नेता हैं जो कि चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर यादव वोट बट जाएगा। वहीं अगर बात करें दलित वोट बैंक की तो दलित वोट बैंक कहां जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि हरियाणा में बसपा और एएसपी जो कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है और बसपा मायावती की पार्टी है, उनका गठबंधन जेजेपी और इनेलो के साथ है। तो ऐसे में कुछ वोट जो है यहां से सरककर इन पार्टियों के उम्मीदवारों के पास भी जाएगा। जो एक थोड़ी सी चिंता की बात बीजेपी के लिए ये थी कि अगर ये पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है तो आप समझिए कि बीजेपी के लिए दिक्कत होगी, लेकिन यहां इन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट होने की वजह से ये वोट बैंक यहां पर भी शिफ्ट होगा। लेकिन इसमें से एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस के पास भी आएगा। अब जो तीसरे नंबर पर है वो है जाट वोट बैंक। अब जाट वोट बैंक भी यहां पर जो दो बड़े चेहरे के तौर पर अगर बात कर ले, कुमुदनी राकेश दौलताबाद हैं जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं बीरू सरपंच जो कि आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं, दोनों ही जाट बिरादरी से आते हैं और इस जाट वोट बैंक में वो सेंधमारी करेंगे। और ये वाला जो वोट बैंक है ये पूरी तरह से कांग्रेस का वोट बैंक है और अगर ये वोट बैंक इसमें डिवीजन होता है, ये अगर टूटता है और जिसकी संभावना पूरी है तो वो नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को होगा, वर्धन यादव को होगा। तो ये पूरी तस्वीर है यहां पर जो कि बादशाहपुर सीट पर जातिगत समीकरण को दिखा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि ये तमाम जो जातियां हैं मिलकर किस तरफ जाती है और कितने हिस्से में जाती है, ये तो खैर 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।